नमस्कार, स्वागत है आपका ए टू जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनोज जोशी। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? जी हां, कोई अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है, तो कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिलने की वजह से परेशान है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो स्वास्थ्य कारणों से परेशान है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। जी हाँ, एक ऐसी इंजरी जिसका इलाज, जिसका रोकथाम कर रही हैं पिछले 15 वर्षों से डॉक्टर गीता श्रॉफ, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी ख्याति अर्जित की है और काफ़ी मरीजों का, देश विदेश के मरीजों का इलाज भी किया है। आमतौर पर सड़क दुर्घटनाएं किसी फास्ट एक्शन, गन शॉट या फिर किसी इन्फेक्शन से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। इसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट लिया जाएगा, उतनी ही जल्दी इसका आराम मिलेगा। भारत में विकसित हो रही स्टेम सेल तकनीक से इसका इलाज संभव है। ये इलाज दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके के न्यूटेक मेडिवर्ल्ड क्लिनिक में किया जाता है, जहां इस तकनीक को इजाद करने वाली डॉक्टर गीता श्रॉफ पिछले 15 सालों से इस तकनीकी से मरीजों का इलाज कर रही हैं और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। डॉक्टर गीता इस क्लिनिक की फाउंडर और मेडिकल डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी इस तकनीकी को 65 देशों में पेटेंट किया हुआ है। 15 वर्षों में 1300 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है, जिनमें करीब 250 पेशेंट्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हैं। देश भर में से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी संख्या में पेशेंट इलाज के लिए उनकी क्लिनिक आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के इलाज की शुरुआत इस क्लिनिक में स्टेम सेल तकनीकी के साथ होती है। इसके बाद फिजियो विभाग में रिहैब का काम होता है, जहां पेशेंट स्वास्थ्य लाभ करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एनेस्थीसिया विभाग की काफी अहमियत होती है। इसी तरह मोटापे में भी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है। डॉक्टर गीता ने अपने इलाज में कंप्लीट इंजरी वाले पेशेंट को भी दुरुस्त किया है, यानी जिनकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह डैमेज हो गई है, वो भी स्टेम सेल तकनीकी का पूरी तरह लाभ उठा चुके हैं। ऐसे मरीजों को 8 से 12 हफ्ते तक इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद उसके रिहैब का सिलसिला शुरू हो जाता है। पेशेंट के चेहरे की खुशी ही डॉक्टर गीता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हम उम्मीद करते हैं कि स्टेम सेल तकनीक भारत में लोकप्रिय हो और हताश हो चुके पेशेंट्स को भी जीने की इच्छा पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज। डॉक्टर गीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनके केसेस ज़्यादा आते हैं। अब कोई व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सड़क पर पड़ा है, उसके साथ जो लोग मौजूद हैं, वो किस तरह से उपचार करें? क्योंकि डॉक्टर को आने में वक्त लगता है या डॉक्टर का संपर्क मरीज से काफ़ी देर में हो पाता है। जब एक्सीडेंट होती है तो इसका जो लोग आसपास हैं उनका ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट या जो उनका कंपेनियन है जिसको चोट लगी है, उनको स्टेबल रखें। उनका गर्दन को बहुत नाजुक से, अगर आपने शिफ्ट करना हो तो उनका गर्दन को बड़ा नाजुक से हैंडल करना चाहिए, उनका स्पाइन को अच्छी से हैंडल करना चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि अगर आप एम्बुलेंस बुला लिया है और पेशेंट आपके रोड पे पड़ा हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो आप उसको उधर ही रहने दीजिएगा, अगर ताकि कोई डैमेज और ना हो स्पाइन का। क्योंकि जब वो लोग एम्बुलेंस वाले आएंगे तो आराम से स्टेबलाइजेशन करके फिर वो एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। सो नेक स्टेबलाइजेशन, स्पाइनल कॉर्ड स्टेबलाइजेशन इज़ द की। ये तो बात हुई एक्सीडेंट्स की। लेकिन डॉक्टर गीता, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स के बिना भी ये परेशानी खड़ी हो जाती है, और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे ये परेशानी खड़ी होती है? देखिए, एक्सीडेंट के अलावा अगर एक तो गन शॉट है, वो भी एक्सीडेंट है, या जो भी आप कह सकते हैं, तो गन शॉट्स आर वेरी यूजुअल कॉज। देन स्विमिंग पूल में अगर आप डाइव करो दूर ऊपर से और उसमें पानी ना हो, तो दैट इज़ अ स्विमिंग पूल नेक इंजरी। देन यू हैव इन्फेक्शंस like tuberculosis or viral infection that will cause transverse myelitis. You can have tumors
of the spinal cord bones that are around it. So tumors can also be a reason for spinal cord injury. लेकिन वो तो बहुत पेचीदा नहीं होता, बहुत दर्द निवारक नहीं होता कि किस तरीके से कोई ट्यूमर है और ट्यूमर का इलाज आप कर रहे हैं और उससे वो समस्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसा है, दर्द तब तक होती है जब तक स्पाइनल कॉर्ड सिवियर नहीं हो जाती है। जब वो कम्प्लीटली ट्रांसवर्सली कंप्रेस हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उसके नीचे कोई सेंसेशन या मोटर पावर या ऑटोनॉमिक फंक्शन नहीं रहती है, तो दर्द उसी टाइम तक होता है। सुना है कि आपके क्लिनिक पे कुछ ऐसे पेशेंट ज़्यादा आते हैं जो कई जगह कई अस्पतालों में होकर आते हैं और बहुत असफल होते हैं, बहुत निराश होते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? मरीज़ यहाँ पे आते हैं जो बहुत टाइम से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उनका, कोई भी कारण से, एंड ये क्रॉनिक होती है, मतलब 1 साल से ऊपर उनका इंजरी हो चुका है। कोई आते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, आपने ठीक बहुत बताया। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि मेरे पास जो मैं थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ वो है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल थेरेपी। इसमें हम सेल्स को ट्रांसप्लांट करके स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी की जो कॉर्ड होती है उसको रिपेयर और रीजनरेट करने की क्षमता रखती है ये सेल्स। और इसी ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमारे काफ़ी सारे स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स इम्प्रूव करे हैं और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुआ है। चलिए, एक सवाल थोड़ा से हटके कि कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आखिर फ़र्क क्या है इन दोनों में? कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वो होती है जो माने आपका जो स्पाइनल कॉर्ड टोटली डिस्प्लेस हो जाती है, कट हो जाती है या टोटली डैमेज हो जाती है। और इसमें पेशेंट को बिल्कुल उस जगह से जहाँ पे डैमेज हुआ है उसके नीचे उनके बॉडी में ना कोई सेंसेशन है, ना उनको मूवमेंट की कोई क्षमता है, मोटर पावर, ना ऑटोनॉमिक, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है क्वाड्रिप्लीजिया में, या आपका ब्लैडर एंड बाउल का सेंसेशन, कंट्रोल, ऑटोनॉमिक पावर्स, ये सब कंप्लीटली आपका बॉडी नीचे ख़त्म हो जाती है। और इनकम्प्लीट में इन तीनों कंपोनेंट में कोई भी एक चीज़ हो सकती है। कहते हैं कि अर्लियर द बेटर, इससे क्या मतलब है? अक्सर क्योंकि हमने डॉक्टर्स से इस शब्दावली को बोलते हुए सुना है। अर्लियर द बेटर, खास करके स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले को ट्रीट करते हैं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उसमें क्या होता है कि स्कार टिश्यू बन जाती है, तो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कामयाब नहीं होता है। 10%, 20%, 30%, 40% तक मैक्सिमम आपको बेनिफिट आएगी। लेकिन अगर आप मान लो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुकी है और आपको ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर आपका हड्डी स्पाइनल बोन्स को स्टेबलाइज करने में, उसी टाइम अगर हम स्टेम सेल्स डाल दें और ये स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से रिपेयर और रीजनरेट हो जाएगी और पेशेंट को व्हीलचेयर पे नहीं जाना पड़ेगा, अपना नॉर्मल लाइफ थोड़े टाइम बाद रिज्यूम कर सकेगा। स्टेम सेल टेक्निक अभी बहुत ज़्यादा विकसित, या ये कहिए कि उतना प्रचारित नहीं है, लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। एक स्पाइनल कॉर्ड का जो मरीज़ है, पेशेंट है, वो उसका इलाज कैसे संभव है? आप उस पर कैसे यकीन दिलाएंगे कि इससे, इस शैली से वो पूरी तरह से दुरुस्त हो सकता है? देखिए, ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो है मेडिसिन में काफ़ी नया चीज़ है। चाहे मैं 15 साल से कर रही हूँ, 13 साल हो गए पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करते हुए, और 250-250 के करीब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है। अब ऐसे मरीज़ों को जो हमारा न्यूज़ है, जैसे आप आए हैं, तो इंटरनेट है, इस तरीके से और डॉक्टर्स को भी एजुकेट किया जा सकता है ताकि ये स्टेम सेल्स जो है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सीडेंट अवेलेबल हो जाए। एंड हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा है जिससे ये प्रोडक्ट, ये सेल्स एक प्रोडक्ट के हिसाब से मिल सकता है। अभी तो मैं खुद अपने प्रैक्टिस में कर रही हूँ, लेकिन एक दिन दूर नहीं है जब हमें ये मुमकिन हो सकता है कि हमें स्टेम सेल्स हर एक दुकान में, फार्मेसी में, हर एक कॉर्नर में
ग्लोब में मिल सकता है ये। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अलावा जो है इस तकनीक के मायने क्या हैं और कितना इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तकनीक किस तरह से आप इजाद करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जो टेक्निक है वो सेल लाइन हमारे पास बनी हुई है 2000 से। एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से हमने लिया था और इससे सेल लाइन बनाई थी। सेल लाइन को अभी हम लोगों ने एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट पे कन्वर्ट किया है, और ये रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट जो है, ये मैंने जैसे पहले बताया अवेलेबल हो सकती है, लेकिन जब पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो हम ये रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट उनके अंदर इंजेक्ट करते। मल्टीपल रूट्स है, बट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ख़ास करके जहाँ जितना हम नज़दीक जा सकते हैं, जहाँ पे स्पाइन डैमेज है, हम वहाँ जाके इंजेक्ट करते हैं। फिर हम धीरे धीरे वो सेल्स काम करती है, हम वेट करते हैं और फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो एक प्रोटोकॉल है हमारे पास, एक स्केड्यूल है, एक डोज है, और पेशेंट उस दौरान हम लोग फिजियोथेरेपी भी करा लेते हैं ताकि जो भी एट्रोफीड मसल्स है उसको हम ठीक कर लेते, एंड धीरे धीरे कैलिपर्स के साथ, सपोर्ट के साथ, और वो सपोर्ट धीरे धीरे हटती जाती है और पेशेंट रिकवर करता है। अच्छा डॉक्टर, हमने कई ऐसे डॉक्टर्स से बातचीत की है जो बताते रहे हैं हमें समय समय पर कि कुछ बीमारियों का जो हल है, या ये कहिए कि कुछ बीमारियों से और बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या कोई ऐसी बीमारी भी है, जैसे हमने डायबिटीज़ के बारे में सुना कि उससे आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, कोई ऐसी बीमारी बताइए जिससे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत घातक हों और वो रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करते हों? आप समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी, आपको पहले ही बताया था, एक्सीडेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होती है, यूजुअल कॉज होती है। लेकिन अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, उसको ना ट्रीट करो, या वो आपका फोकस हो जाए स्पाइनल कॉर्ड बोन या स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में, तो वो जाके आपकी रीढ़ की जो कॉर्ड है उसको अफेक्ट कर सकती है, और आपको फिर वही प्रॉब्लम जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला है वो आ जाती है, डैमेज कर देती है कॉर्ड को। यानी आप टीबी की बीमारी की बात कर रहे हैं? हाँ, टीबी एक है उनमें से, मैंने वन ऑफ द मेजर रीजंस। डॉक्टर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आप बाकी डॉक्टरों से कितनी अलग हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। आपकी टेक्निक क्योंकि काफ़ी अलग है, लेकिन बाकी डॉक्टर्स भी इसका इलाज करते हैं रीढ़ की हड्डी का, लेकिन बहुत हताश, परेशान मरीज ही आपके पास आते हैं, जैसे मैं आपने पहले भी बताया। आपका इलाज बाकियों से कितना अलग है? डॉक्टर तो मैं हूँ, तो डॉक्टरी में मेरी कोई डिफरेंस तो नहीं है, पढ़ाई लिखाई हमारी सबकी सेम है, लेकिन इलाज में, क्योंकि ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जो यूनिवर्सल स्टेम सेल टेक्नोलॉजी मेरे पास है, ये दुनिया में फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने आविष्कार की है, और ये टेक्नोलॉजी आम डॉक्टर के पास नहीं है, और इसीलिए वो जब करते हैं वो टिपिकली अपना ऑपरेशंस कर लेते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी करते हैं। इनकम्प्लीट का ज़्यादा चांसेस है रिकवरी का, कंप्लीट का ऑलमोस्ट नो चांसेस है रिकवरी का, फर्स्ट ईयर में ही रिकवरी होती है। तो मेरे पास टेक्निक होने के कारण, टेक्नोलॉजी होने के कारण, जो पेटेंटेड है, पब्लिश्ड है, इस कारण मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि हमारा जो इलाज है वो अलग है। स्पाइनल कॉर्ड में अक्सर देखा गया है कि जो आपका फिजिकल पोस्चर जो होता है वो बहुत प्रभावित करता है, उससे भी आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित। कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा झुककर लिखते हैं, उससे भी रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो सकती है। फिजिकल पोस्चर कितना इसके लिए आप समझती हैं कि इस बीमारी की तरफ ले जाता है? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज मेरे ख्याल में पोस्चर के साथ जो मैं ट्रीट करती हूँ उसमें नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन हाँ, पोस्चर बहुत ज़रूरी है। बैठने का ढंग, लेटने का ढंग, काम करने का ढंग, आपका ये स्पाइनल कॉर्ड कैरेक्टर को ठीक रखती है। अगर आप ज़्यादा झुकेंगे और पोस्चर ठीक नहीं रखेंगे तो जो स्लिप डिस्क्स हैं, जो दूसरे प्रॉब्लम्स है, बैक पेन है, कंप्रेस्ड नर्व रूट्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आपके अंदर जागरूक हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर गीता, आपके विभाग में, आपके जो क्लिनिक है उसमें ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिससे रीढ़ की हड्डी का इलाज किया जा सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरे क्लिनिक में हम रीढ़ की हड्डी को ठीक करते हैं वो है स्टेम सेल्स के ज़रिए। तो स्टेम सेल्स का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे हम स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद जो डॉक्टर्स आते हैं जो असेसमेंट करते हैं, वो डॉक्टर्स का भी विभाग है। नर्सेस जो पूरा पेशेंट को हैंडल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो है। ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास है और उसमें जाके जो एनेस्थेटिस्ट जाके जो इंजेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, इंजेक्शन ही है, ऑपरेशन नहीं है, वो डिपार्टमेंट है। और लास्ट पर नॉट द लीस्ट है रीहैब डिपार्टमेंट, जो रीहैब में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी जो हम ऑफ़र करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, वो लास्ट में पेशेंट्स का फिज़िकल बेनिफिट्स में ट्रांसलेट कर लेते हैं। कितना समय लगता है रिहैब का? आपने जिक्र किया, रिहैब में कितना वक्त लगता है मरीज को उबरने में, अगर मरीज शुरुआती स्टेज में आपसे संपर्क करता है? देखिए, जो हमारा इलाज है इसमें एक फ़िक्स डोज स्केड्यूल और प्रोटोकॉल है। और पेशेंट जो आता है, मान लो एक पैराप्लेजिक मतलब आपका वेस्ट डाउन आपका जो पैरालिसिस होती है, और क्वाड्रिप्लेजिक होती है जो नेक डाउनवर्ड्स पैरालिसिस होती है। तो अगर एक नेक डाउनवर्ड्स पैरालाइज्ड इंसान आता है हमारे पास, तो हम इनिशियल प्रोटोकॉल जो है वो 12 हफ्ते का है। उस 12 हफ्ते में पेशेंट को इंजेक्शंस मिलते हैं और फिजियोथेरेपी होता है, और वो फिजियोथेरेपी लगभग 2 घंटा दिन का होता है। और पैराप्लेजिक का भी उतना ही होता है, लेकिन उनका टाइम पीरियड 8 हफ्ते का होता है, जो फर्स्ट लॉट है। फिर हम उनको बोलते हैं कि जाइए, आपका हमने स्टेम सेल्स तो ट्रांसप्लांट कर दिया है, अब आप घर जाइए ताकि ये स्टेम सेल्स अंदर ग्रो करें और आप में और चेंजेस आए, लेकिन आप फिजियोथेरेपी घर पे कंटिन्यू करिए। अब आपको ये भी समझना है कि ये जो पेशेंट्स हैं फिजियोथेरेपी पहले करके आते हैं, अपने देश विदेश से आते हैं पेशेंट, 50 कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से वो करके आते हैं, लेकिन उधर उनको इतना फ़र्क नहीं आता है क्योंकि ये क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है। यहाँ पे स्टेम सेल्स एंड फिजियोथेरेपी एंड ऑल द मेडिकल केयर के साथ हमारे पेशेंट्स इम्प्रूव होते हैं। द यूनिक पीस बीइंग स्टेम सेल्स। आप स्टेम सेल्स का जिक्र कर रही हैं और कई तरह के सवाल अंतर मन में उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा स्लिप डिस्क के बारे में। जो स्लिप डिस्क की शिकायत है, क्या वो भी इस तकनीक से दूर हो सकती है? स्लिप डिस्क इस टेक्निक से ऐसा कोई दूर नहीं हो सकती, बिकॉज़ इसमें आपको फिजियोथेरेपी और अगर बहुत बुरा हाल है तो ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में तो स्टेम सेल्स डज नॉट हैव अ रोल इन दिस। क्या ओबेसिटी या मोटापा भी कोई कारण है इसका? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज में ओबेसिटी का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप मोटे हो जाते हो और आपका स्टमक बाहर आ जाता है, तो आप रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा डालते हो, एंड एज अ रिज़ल्ट ये जो आपका स्लिप डिस्क आपने बात की, आपने नर्व रूट कंप्रेशन की बात की, तो वो सब चीज़ें फिर मुमकिन हो सकती हैं। ये डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आखिर है क्या? क्या इसका भी कुछ इलाज संभव है इससे? डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दूसरे डिजीज़ में हो सकती है, जैसे अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो तो आपके माने और बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड करा जा सकता है, और इसमें भी हम लोग इलाज करते हैं, एंड हम देखते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड रीजेनरेट हो जाती हैं। क्या कोई एक्सरसाइज या व्यायाम भी है इसके निदान के लिए? जो आपको समझाया था कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज में एक्सरसाइज इज़ देयर, आपको जो बैक है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, कोर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। एंड ये मैं बात कर रही हूँ सिंपल जो डिस्क प्रॉब्लम्स हैं, जो ओबीज़ है, जैसे आपने पहले मेरे से प्रश्न पूछा था, उनका वज़न कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इकट्ठा जो है आपका स्पाइनल मसल्स एंड स्पाइनल बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्टेम सेल से गंजेपन का भी कोई इलाज है क्या? ये तो बड़ी ऑफ द टॉपिक है, हाँ, बट येस वी कैन ट्रीट, एंड हम बहुत सारे और डिजीज़ेस को भी ट्रीट कर सकते हैं स्टेम सेल से। एंड अगर आप चाहे तो मैं ये बता दूं आपको क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, हमारे श्रोता बहुत जानना चाहेंगे। ओबेसिटी की आपने बात की, गंजेपन की आपने बात की, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिसका निदान स्टेम सेल टेक्निक से संभव है? स्टेम सेल टेक्निक से हम लोग लाइलाज और इन टर्मिनल कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। इनमें आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ आपने बताया ही है, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज़म,
एंड इसमें हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है पेशेंट्स में। फिर ब्लाइंडनेस, कार्डियक कंडीशन जिसका हार्ट एकदम 15-20% काम करता है, लिवर सिरोसिस, तो काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस में हम स्टेम सेल्स हैव प्रूव टू बी बेनिफिशियल। ये तो डॉक्टर गीता सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? देखिए, ये एक सेल है और इस टेक्नोलॉजी में ये जो सेल हमने इन्वेंट किया है, बनाया है, इसमें हमने कोई और प्रोडक्ट नहीं डाला, ये प्योर ह्यूमन सेल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम प्योर ह्यूमन सेल एक बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। ना हमें कोई दवाई देना है, इम्यूनोसप्रेशन देना है, क्योंकि कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती है। और हमने क्लिनिक्स में भी देखा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं हमें मिलता है। और हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं, हम इनको खोजते हैं कि हाँ कोई पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद मैं ये आपको बता सकती हूँ दावा के साथ कि स्टेम सेल थेरेपी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी एक व्यक्ति जो इस टेक्निक को अपनाता है आपके ज़रिए, उसमें कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं कि वो इस टेक्निक से कहीं कोई साइड इफेक्ट ना होना, कि आपने तो आश्वस्त कर दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को आप कुछ प्लाज्मा के ज़रिए बताएं कि क्या ऐसा सब कुछ मुमकिन है क्या? देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जैसे अगर कॉर्ड टूट जाती है तो हम कैसे उसको जोड़ते हैं स्टेम सेल्स के ज़रिए। तो ये हमें दिखता है कि नहीं दिखता है, हम स्कैन्स करते हैं, हम वो स्कैन्स आपको ज़रूर दिखा सकते हैं। आइए, मेरे ख्याल से पहले देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं प्लाज्मा के ज़रिए दिखाती हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हम लोग जो MRI और ट्रैक्टोग्राफी से हम डॉक्यूमेंट करते हैं उसका थोड़ा सा आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये जो आपको पिक्चर दिखा रही हूँ ये एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है। आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे हरा रंग है और बीच में आपकी एक काला रंग का गैप है। ठीक है, तो ये हमारा पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड बिफोर ट्रीटमेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स डालने के बाद कैसे ये जुड़ने लग गया एंड और बेटर हो गया। एंड अगर हम दिखाएं आपको, ये बिफोर है और ये आपका आफ्टर है। सिमिलरली आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं जो गैप है और राइट साइड में आप ये देख सकते हैं जो गैप बेटर हो गया है। गैप अभी भी है और पेशेंट डेफिनेटली क्लिनिकली भी बहुत चेंजेस आया है और ये पेशेंट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वाले में आपको मैं ये दिखाती हूँ कि एक और है पेशेंट। लेफ़्ट साइड में आप देखिए ऑरेंज के बीच में गैप है, ग्रीन के बीच में गैप है और राइट हैंड साइड में दोनों जुड़ गई हैं। पेशेंट काफ़ी ठीक है, चलता है नी कैलिपर्स के साथ और उनका ब्लैडर बावल सब कुछ आ गया है। ये एक और पेशेंट है। लेफ़्ट साइड में आप अगर देखेंगे एक सफ़ेद एक वो कलर है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। बीच में, ठीक बीच में आप देख सकते हैं काला हो गया है। ये हमारा 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है US से, जो उनका नेक में इंजरी हो गया था और उनका सिर्फ ये श्रगिंग मूवमेंट थी और कुछ और नहीं थी। तो ट्रीटमेंट 1 साल के बाद आप राइट साइड MRI देखिए, ये जो पूरा काला है उसके अराउंड एक वाइट राउंड आ गई है और आप कंटिन्यूएशन दिख सकता है स्पाइनल कॉर्ड का। पेशेंट अभी खड़ा हो जाता है, कैलिपर में पूरा खड़ा होता है, उनका हैंड मूवमेंट आ गया, खुद बैठ सकता है और ब्लैडर सेंसेशन आ गया। सो ये और एक मरीज़ है जो आपने अगर टच किया था कि कोई और मरीज़ दिखाइएगा, ये आए थे, ये इसका जन्म से ये प्रॉब्लम है और हम लोगों ने स्टेम सेल्स डालने के बाद ये उनका प्रोग्रेशन दिखा रही हूँ। 3 महीने बाद आप देखिए क्या फ़र्क आया पेशेंट पे। सो ये आपको प्लाज्मा के ज़रिए आपको थोड़ा सा दिखाया है कि क्या क्या फ़र्क आया। तो डॉक्टर गीता, आपने हमें प्लाज्मा के जरिए कई मरीजों से हमें रूबरू कराया, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्लिनिक के अंदर भी ऐसे कई मरीज होंगे, मेरे ख्याल से उनसे मिल लिया जाए तो बेहतर रहेगा। आप मिल लीजिएगा और खुद आप बात कर लीजिए। जी, आइए चलते हैं। चलिए। मुझे ये प्रॉब्लम नवंबर 2008 में हुई थी
उसके बाद मैंने पीजीआई लखनऊ में दिखाया था और भी मतलब मैक्स देहरादून और बहुत जगह दिखाया था, बट कहीं भी पॉजिटिव नहीं मिला था। सबने ये कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में स्टेम सेल के ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर नेट पे जब सर्च किया तो मैम के बारे में पता चला। फिर जब मैं यहाँ पे आई, मेरा मोराल बहुत बढ़ा था। यहाँ पे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा, लोग काफ़ी इम्प्रूव किए थे। फिर मेरा ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ, मेरा मोरल और भी बढ़ा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट में हूँ यहाँ पे जब से आई हूँ। जब शिवानी हमारे पास आई थी तो उनका जो लेवल है T4 T5 जैसे डॉक्टर ने बताया है, उससे नीचे उनका मोटर लॉस था एंड सेंसरी लॉस कंप्लीट था। फर्स्ट विज़िट के एंड में ही उनमें सेंसरी चेंजेस आने लग गए थे। नाउ वो हमारे पास सेकंड विज़िट में आई हैं, तो विद इन दिस 6 मंथ्स के स्पैन में इनका जो सेंसरी लेवल है वो 3 लेवल्स डाउन गया है पिछली बार से। मतलब वो सेंसरी लेवल ऑल डाउन जा चुका है। एंड मोटर में इनके लेग्स में अब हम फ्लिकरिंग मूवमेंट्स देख सकते हैं। पहले ये आई थी, ये कैलिपर्स के साथ वॉकर से वॉक कर रही थी, लेकिन अब ये एल्बो क्रचेस के साथ वॉक कर पा रही हैं। तो ओवरऑल उनका वो भी इम्प्रूव हुआ है। ब्लैडर बाउल में भी इनके काफ़ी चेंजेस हैं। जैसे अब इनको पता चलने लग गया है कि ब्लैडर बाउल फुल कब हो रहा है, तो वो सेंसेशंस इनकी इम्प्रूव हुई हैं काफ़ी। उस टाइम पे इसको एंकल के नीचे सेंसरी लॉस था, इसकी पावर नहीं थी लोअर लेग्स में, दोनों में ही। इसको बैठने में काफ़ी दिक्कत थी, डायनेमिक बैलेंस अच्छा नहीं था, पॉस्चर में भी प्रॉब्लम थी। बट अब इसकी सेंसेशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसकी बोथ लेग्स में पावर काफ़ी अच्छी हुई है। अब ये वॉकिंग कर सकती है कैलिपर के साथ में विद लेस सपोर्ट विद वॉकर, और स्टैंडिंग बैलेंस काफ़ी अच्छा है, सिटिंग बैलेंस काफ़ी बेटर हुआ है। इस तरह से स्टेम सेल को विकसित करने वाली डॉक्टर गीता को कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और उन्हें किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाए, ऐसी A to Z न्यूज़ की हार्दिक इच्छा है। डॉक्टर गीता, आपसे इत्मीनान से बात हुई और हमारे पेशेंट्स को, या ये कहिए कि हमारे श्रोताओं को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके से मिलके। थैंक यू।